कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला सेगमेंट पढ़ चुके हैं, जहाँ पर अपन ने बात की थी कि एफ एक्सटर्नल यदि ज़ीरो हो तो हमारे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो बेसिकली कंजर्व रहेगा या फिर बोलूँ कांस्टेंट रहेगा। और ये बात है कहाँ से की थी, आपने कहा था कि फ्रॉम द सेकंड लॉज ऑफ मोशन एफ एक्सटर्नल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और यदि एफ एक्सटर्नल ज़ीरो है तो फिर कहीं ना कहीं पी वेक्टर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसी से आपने ये कंक्लूड किया था। सिमिलर टू दिस वन, यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क होता है सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और यदि ये टॉर्क ज़ीरो हो जाए, इफ़ टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज ज़ीरो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट या फिर बोलूँ कंजर्व। ठीक है, ये सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास कांस्टेंट रहना चाहिए। इसके कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे से एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे आपने जिम्नास्टिक में देखे होंगे। ठीक है, कुछ जो अलग से करतब दिखाते हैं, जैसे ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, ये एक जिम्नास्टिक दिखाने वाली लड़की मान लो, ये अब ऐसे हाथ दोनों साइड में ऐसे फैला रखें और वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है ऐसे। ठीक है, और अचानक से जो अपने हाथ जैसी पास में लाती है ना, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड को स्लो करने के लिए अपने हाथ को और लेग्स को दूर करती है, वाइड करती है। ठीक है, ये आपने नोटिस किया होगा। जैसे ही पास में लाएगी, ये जो रोटेशनल स्पीड है ओमेगा, ये आपस बढ़ जाएगी, हाथ दूर ले जाएगी तो कम हो जाएगी। ये जो पूरा सिस्टम जिस पे वर्क कर रहा है ना, ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का ही नज़ारा है। कैसे हैं कैसे नहीं है, कुछ वन बाय वन एग्जाम्पल्स देखेंगे और बढ़िया से पता लगेगा। अभी के लिए आप क्या बोलोगे कि जिस तरीके से एफ एक्सटर्नल ज़ीरो होने पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, वैसे यहाँ पे टॉर्क के ज़ीरो होने पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जेई में यहाँ पे कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स भी पूछी है। ठीक है, उन सबको भी अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान क्या रखना, यदि टॉर्क ज़ीरो है, एफ ये जो आपस बॉडी पे या फिर सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क ज़ीरो है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंडीशन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल्स। जेई एडवांस 2015 में पूछी हुई एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या गिवन है, एक रिंग है, मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। ये हमें अभी ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन का अबाउट। ठीक है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। यहाँ पे दो पॉइंट मास है, दोनों का मास m/8 है, दोनों रेस्ट पे है और ओ पे है, इसलिए रेस्ट पे, बाकी जगह होते तो घूमने लग जाते। ठीक है, और ये दोनों जो पॉइंट मास है ये बेसिकली मासलेस रोड पे फिक्स किए हुए, ताकि इनका रेडियल मूवमेंट पॉसिबल है, ये रेडियली आउटवर्ड ये जा सकते हैं। ठीक है, और किसी मोमेंट पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि हमारे पास सिस्टम की जो एंगुलर स्पीड है वो 8/9 टाइम्स ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा कम हो गया है, बराबर है। उस मोमेंट पे एक पॉइंट मास की सेपरेशन आपको गिवन है ओ से, और दूसरे की आपसे पूछी है। पहली बात तो इस पूरे प्रोसेस में जो टॉर्क है वो कितना है, सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क, तो ये सब सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क ज़ीरो है। यदि सिस्टम पे टॉर्क नहीं लग रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो एल रहेगा एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का, वो हमारे पास कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम एक जैसा रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा की बात करें तो रिंग का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, वो रहेगा mr², और दोनों पॉइंट मास का कितना रहेगा, 0, और पूरे सिस्टम की एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा। वैसे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो आपको डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बाद में और पहले ओमेगा एक ही डायरेक्शन में, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। ठीक, मैं सीधा ओमेगा वेक्टर लिख सकता हूँ यदि चाहूँ तो। बाद में देखता हूँ तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का चेंज हो जाता है। कैसे, रिंग का तो उतना ही है mr², बस दोनों पॉइंट मास का पहले 0 था क्योंकि सेंटर ये एक्स ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस 0 थी, अब कितनी आ गई, पहले पॉइंट मास की m/8
मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है हमारे पास 3/5 टाइम्स आर, तो ये पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले का कितना आ जाएगा m/8 मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस हमें पता नहीं, मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, और सबका एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी है, कितनी है 8/9 टाइम्स ओमेगा, मैं इसे ओमेगा वेक्टर के फॉर्म में लिख देता हूँ। बाद का और पहले का डायरेक्शन तो एक जैसी है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास ओमेगा वेक्टर दोनों साइड से अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। m कैपिटल M कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, ठीक है। और जो पीछे पार्ट बचेगा उसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आंसर आ रहा है चेक करते हैं। यहाँ से हमारे पास बचेगा r², उधर के साइड में देखो तो r², एक काम करता हूँ ये 8/9, ये 9 को इधर ले आता हूँ मैं, तो 9r², इधर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में अंदर, ठीक है। एक काम करता हूँ पहले अंदर 8 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये पहले अंदर 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 8 टाइम्स कैपिटल r² प्लस यहाँ 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 9 3 का स्क्वायर, तो 9r² डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 से 8 फिर से कैंसिल आउट, और बचेगा क्या स्मॉल r², बाहर वाला तो 8 अंदर ले गया और 9 में उधर के साइड में ले गया, तो हो गया सब सिंप्लीफाई। अब देखो ये बाकी पार्ट को उधर ले जाओ, ये पार्ट जैसे ही उधर जाएगा तो ये बचेगा ओनली r², इतना ही बचेगा, और ये वाला जाएगा तो क्या बचेगा 1 - 9/25 टाइम्स, इतना ही बचेगा, ये स्मॉल r² की इक्वल है। तो r² कितना बच रहा है, ये देखो 16/25 टाइम्स कैपिटल r², तो यहाँ से स्मॉल r कितना बच रहा है, ये आ रहा है 4/5 टाइम्स कैपिटल R। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये हमारे पास JEE एडवांस 2015 की प्रॉब्लम है, बहुत आसान है ना। देखिए यहाँ पे सिस्टम के अंदर पहले जो 3 पार्ट थे, दोनों पॉइंट मास का कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था क्योंकि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 था, ठीक है। बाद में दोनों पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो mr², ठीक है। पॉइंट मास का आपको पता है r रेडियस में घूमता है तो कितना होता है। इस तरीके से मैंने पहले का और बाद का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इक्वल किया है, जिससे हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये JEE एडवांस 2014 का है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म गिवन है और इस प्लेटफॉर्म की रेडियस 0.5 और इस प्लेटफॉर्म का मास भी आपको गिवन है। इट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, और यहाँ पे 2 मासलेस स्प्रिंग टॉय गन्स रखी हुई है, और इन टॉय गन्स के हेल्प से आप 2 स्मॉल बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो या फायर कर रहे हो, स्टील बॉल जिनका मास आपको गिवन है, और उनकी प्लेटफॉर्म से जो डिस्टेंस है ना वो भी आपको गिवन है, ठीक है। और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, जैसे डायग्राम में दिखा है ना वैसे फायर की गई है। दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली फायर कर रहे हो। एक लाइन यहाँ पे गिवन है, द फायर्स द बॉल हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर टू द डायमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आफ्टर लिविंग द प्लेटफॉर्म बॉल्स हैव हॉरिजॉन्टल स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड। बॉल्स के पास हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म की एंगुलर स्पीड कितनी होगी जैसे ये बॉल आपके पास प्लेटफॉर्म को लीव करेगी। अच्छा ये बताओ, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई एक्सटर्नल टॉर्क है क्या? एक्सटर्नल टॉर्क के नाम पे आप सिर्फ ग्रेविटी को इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ग्रेविटी भी दोनों साइड में देखते हो तो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगने से दोनों का टॉर्क बैलेंस होके इफेक्टिव टॉर्क की बात करोगे तो वो हमेशा 0 ही रहेगा। यहाँ पे सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क क्या है? 0 है। टॉर्क 0 मैं बोलूँगा कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में देखिएगा भाई, बराबर है। और पहले का एंगुलर मोमेंटम कितना है वो देखो, तो पहले का एंगुलर मोमेंटम है 0, सब कुछ रेस्ट पे था।
बाद के एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, किसी एक बॉल की बात करो, एक बॉल का एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो आपके पास यहाँ पे एक बॉल इधर जा रही है, बॉल की कुछ स्पीड है, मान लेते हैं स्पीड भी है, सेंटर से डिस्टेंस आर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सीधे ही मैं लिख दूँ एम वी आर। अरे दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ एम वी आर। तो बॉल का मास कितना है, बॉल का मास है 0.05, तो एम, स्पीड कितनी है 9, और सेपरेशन कितनी है 0.25। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया एंगुलर मोमेंटम का किसी एक बॉल का सेंटर के रिस्पेक्ट में, बराबर है। और पहली बॉल यदि क्लॉकवाइज घूम रही है तो दूसरी भी हमारे पास क्लॉकवाइज ही घूम रही है। अब v की डायरेक्शन अपोजिट है, l की डायरेक्शन अपोजिट नहीं, इस बात को आराम से देखिएगा। यहाँ पे देखो, एक ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, ये जो सेंटर पॉइंट O के रिस्पेक्ट में दोनों के एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में आएंगे। आप R क्रॉस V करके देखो, R क्रॉस V की डायरेक्शन दोनों के लिए सेम आएगी, ठीक है। इस वजह से दोनों का एंगुलर मोमेंटम को मैं डबल कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों का एंगुलर मोमेंटम चाहिए दोनों बॉल को, तो मैं डायरेक्टली ट्वाइस कर सकता हूँ। अब आपके पास यदि बॉल क्लॉकवाइज आ रही है तो डिस्क एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, ठीक है। तो इनका एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और वो मैं क्या कितना लिख सकता हूँ, आई ओमेगा लिख सकता हूँ, आई ओमेगा। आई आपके पास प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए मैंने नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ से यदि आपको ओमेगा चाहिए तो ओमेगा में सीधा ही डिवाइड बाई आई कर दूँ, इसे लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 0.05 को लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाई 100, चलेगा 9, इसे लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है। और डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, प्लेटफॉर्म हमारे पास डिस्क की फॉर्म में, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², तो m से 1/2 mr²। मास कितना है, मास है हमारे पास 0.45, 0.45 को ऐसे लिख सकता हूँ 45 डिवाइड बाई 100। रेडियस कितनी है 0.5 यानी कि 1/2, तो रेडियस का स्क्वायर 1/4, चलेगा। तो ये हमारे पास ओमेगा आएगा। देखो कौन सा पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला 1/4 से कैंसिल आउट हो गया, 100 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 9 है और ये 45 है, तो आप पास 9 5 जब 45 हो जाएगा। अच्छा, फिर ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला 2 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा कितना बचेगा, ओमेगा 4 आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 4। इन सबको सॉल्व करो, देखो 4 बचेगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गए, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 4। ये जेईई एडवांस 2014 की प्रॉब्लम थी, ठीक है भाई, बहुत ही आसान। तो आप देख रहे हो 15 में भी पूछिए, 14 में भी पूछिए, लगातार आ रही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, बहुत बढ़िया। एंगुलर मोमेंटम पे एक और प्रॉब्लम है, ये हमारे पास जेईई एडवांस 2013 में पूछिए, लगातार आ रही है 15 में, 14 में, 13 में। ये वाली प्रॉब्लम को आराम से देखो, हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क गिवन है जिसका मास आपको गिवन है 50 kg, रेडियस आपको गिवन है 0.4 मीटर एंड इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपको गिवन है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, विच इज़ वर्टिकल, इन प्लेन के परपेंडिकुलर जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। यहाँ तक ठीक है। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग्स ईच ऑफ मास 6.25 kg and radius 0.2 meter are gently placed symmetrically on the disc in such a manner that they are touching each other along the axis of the disc, ठीक है, and are horizontal। अब हमें एक और चीज़ एज्यूम करनी है, एज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शन इज लार्ज इनफ सच दैट रिंग्स आर एट रेस्ट रिलेटिव टू द डिस्क, यानी कि जो रिंग्स है वो डिस्क के ऊपर स्लाइड नहीं करेगी, ठीक है, यानी कि जैसे डिस्क घूमेगी बिल्कुल रिंग्स भी वैसे ही साथ साथ में घूमेगी, और अभी भी एक्स ऑफ रोटेशन वही है। तो आपको बताना है न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी।
पहले तो इसको समझने के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम गिवन नहीं था, अब सॉल्यूशन समझने के लिए मैं डायग्राम के लिए डिस्क को जो है ना साइड व्यू की बजाय टॉप व्यू बनाता हूँ। यानी रिंग जो आपके पास डिस्क ऊपर से देखने पे कैसी लगेगी, मैं वही बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास डिस्क है, ठीक है, ऊपर से देखने पे ऐसी लगेगी। और ये डिस्क की कुछ रेडियस होगी कैपिटल आर, ये डिस्क की रेडियस कैपिटल आर और इसका मास कैपिटल एम। रेडियस कैपिटल आर आपको गिवन है कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू है 0.4 मीटर और इसका मास कैपिटल एम कितना है, वो 50 kg। और एक्स ऑफ रोटेशन अभी ऐसे है भाई, इस बात को आराम से समझिए, ये ऐसे घूम रही है प्लेन के परपेंडिकुलर, ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो अभी आपको यदि बोला जाए कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई ओमेगा होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो 1/2 mr²। डिस्क का ये होता है ना mr² डिवाइड बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। तो ये आ गया हमारे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्शन जो ओमेगा की रहेगी वही रहेगी, ठीक है। आप ऐसे घूम रहे हो तो प्लेन के बाहर की तरफ ओमेगा भी आ रहा होगा हमारे पास, ठीक है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि आप ऐसे दिखाओगे इस फॉर्म में हमारे पास ओमेगा की डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी तो ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अब वो बात कर रहे हैं। अब आप इस पर दो हल्की छोटी छोटी सी रिंग रख रहे हो, ठीक है, दो छोटी सी रिंग यहाँ पे रख रहे हो सिमेट्रिकली। आप इसे ये दो रिंग्स है, ठीक है, जिनको आप यहाँ रख रहे हो। रिंग की जो रेडियस है उसको आप आराम से नोटिस करो। रिंग की रेडियस कितनी है, आधी है, यानी कि रिंग की डायमीटर रेडियस की इक्वल होगी। तो एक को आपने यहाँ रखा है और दूसरी को आपने ऐसे रखा होगा, ठीक है। मैं दोनों को यहाँ रख देता हूँ, आपको पता चल जाए क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐसे ये दोनों टच कर रही, थोड़ा सा आप डायग्राम में समझ जाइएगा, ठीक है। दोनों एकदम आइडेंटिकल, इस तरीके से ये दो रिंग भी मैंने रख दी। दो रिंग के रखने से क्या होगा, अब हमारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। अच्छा, अभी भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जो है ना, इसका mg और इसके mg की वजह से टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो अभी भी मैं ये बोलूँगा कि जो टॉर्क लग रहा है सिस्टम पे, वो हमारे पास इस प्रोसेस में लगने वाला टॉर्क कितना है, 0। टॉर्क 0 तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। पहले का एंगुलर मोमेंटम मैंने बता रखा है, नया एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ओमेगा चेंज हो जाएगा। तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ मैं, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, mr² डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई भी नया ओमेगा, ओमेगा डैश मान लेते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और रिंग की बात करें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो चेक करो। रिंग का यदि यहाँ से देखूँ मैं इस एक्स ऑफ रोटेशन का अबाउट, तब कितना होगा, रिंग का मास स्मॉल एम मानता हूँ तो स्मॉल एम मल्टीप्लाई भी इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेता हूँ। वैसे स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर बाई 2, इसका स्क्वायर। अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगूंगा तो प्लस स्मॉल एम r², तो यहाँ वाले एक्स ऑफ रोटेशन का अबाउट आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई ओमेगा डैश। अब दोनों रिंग के लिए बात करोगे तो ओमेगा एक जैसा आएगा, और तो मैं डायरेक्टली ट्वाइस कर दूँ एंगुलर मोमेंटम, तो ये आपके पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है। और इसको इक्वेट करना है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के साथ। अभी करते हैं, देखो क्या आंसर आ रहा है। एक काम करते हैं, इधर से ओमेगा डैश कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा हमारे पास कैपिटल एम डिवाइड बाई 2 और r² प्लस, और क्या बच रहा है, ये वाला 2 और ये वाला अंदर 2 टाइम्स होकर मैं लिख दूँ 4 टाइम्स स्मॉल एम, और स्मॉल आर की जगह लिख सकते हैं कैपिटल r बाई 2, तो ये स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा डैश अपन कॉमन ले लेते हैं,
और इनिशियल हमारे पास कितना है, इनिशियल है कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, यही पार्ट है। अरे ठीक है ना, ठीक, एक काम करो, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, आर स्क्वायर आपके पास हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है। और एक काम करता हूँ दूसरा, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करता हूँ। ये कितना बन रहा है, m की वैल्यू है हमारे पास 50, तो ये बन रहा है 50/2 यानी कि 25 प्लस, ठीक है। और ये हमारे पास है m की वैल्यू कितनी है 6.25 यही है। और ये ओमेगा डैश और इधर की तरफ 25 मल्टीप्लाई ओमेगा है हमारे पास 10, ठीक है। एक काम करता हूँ, पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसे बेनिफिट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 100 प्लस 25, थोड़ा सॉल्व करने में जल्दी समझ आएगा। और ये बन जाएगा अगेन 100 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो ओमेगा डैश कितना आ रहा है, 100 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 10, सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है 4/5 यानी कि 8। तो आंसर आ गया 8 रेडियन पर सेकेंड। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये 2013 का, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंगुलर इम्पल्स या फिर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम, ये वाला सेगमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल है जब अपन बात कर रहे थे सिर्फ इम्पल्स और ये आपके पास इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन वाली। वहाँ पे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे ना कि हमारे पास एक फोर्स बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए एक्ट करता है, लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स, तो वहाँ पे फोर्स और टाइम का जो कंबाइन इफेक्ट होता है, ठीक है, इससे आपके पास सडनली एक मोमेंटम में चेंजेज आता है और इसी को अपन बोल रहे थे इम्पल्स। हाँ है ना, जिसे अपन जे वेक्टर से डिनोट कर रहे थे, बराबर है। और मैंने कहा कि आप इम्पल्स को है ना, ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में हो, बड़े ड्यूरेशन में होगा तो भी चलेगा, यानी कि आप डेल्टा पी वेक्टर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डी टी, बराबर है। तो इस तरीके से आप इम्पल्स कैलकुलेट कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे अपन एंगुलर इम्पल्स की बात करेंगे और या फिर बोलूँ रोटेशनल इम्पल्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डी एल वैक्टर, बराबर है, इसे लिख सकता हूँ टाउ डी टी, टॉर्क और टाइम का इंटरवल, ठीक है। एक लार्ज मैग्नीट्यूड का टॉर्क एक छोटे से इंटरवल में रिएक्ट करे तो अचानक से एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है, बराबर है। और इसे मैं लार्ज के लिए भी डिफाइन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा एल वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी, बराबर है। और इसी पार्ट को चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप लिख सकते हो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर प्लस इम्पल्स, ये रोटेशनल इम्पल्स, दिस इज बेसिकली फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये आपके पास जो लिखने का तरीका है इसी को अपन बोलते हैं इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा हमारे पास नॉर्मल इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन चलती है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। इस पर कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो आप देखिएगा। ये सारी चीज़ें ये सर कहाँ से आ गई, आप टॉर्क को ऐसे लिखते हो ना, डी एल वैक्टर डिवाइड बाई डी टी, अब डी टी को उधर भेज दो तो डी एल वैक्टर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टाउ डी टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं इम्पल्स, बराबर है। अच्छा, इस पर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं जो जेई के अंदर पूछा हुआ है। जैसे ये वाला देखो, यहाँ बोला है कि ये जेई मेंस 2010 का प्रॉब्लम है। एक स्मॉल पार्टिकल है जिसको आपने वी नॉट स्पीड के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है और किसी जनरल टाइम टी पे, टी को आप नोटिस करो तो कितना है, वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई टी, तो ये बेसिकली हाफ ऑफ द टाइम फ्लाइट हो गया। यानी कि पीक ऑफ द ट्रेजेक्ट्री पहुंचने से पहले किसी जनरल टाइम टी पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अब देखो किसी जनरल टाइम टी पे उसकी जो वेलोसिटी है, सपोज यहाँ कहीं सपोज पार्टिकल रहा किसी टाइम टी पे, तो उसकी वेलोसिटी इस तरीके से एक एंगल पे आएगी, तो
तो आप लीनियर मोमेंटम निकाल के और उसकी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख सकते हो। एक तो वो तरीका रहता है। दूसरा मैं यहाँ पे एक दूसरे तरीके से बात करता हूँ, किसी जनरल टाइम पे इस पे लगने वाला टॉर्क कितना है। मेरा कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, यानी जो टॉर्क एक्ट कर रहा है किसी टाइम टी पे वो कितना है वो बताओ। तो आप कहोगे टी टाइम पे इस पर एक ही फोर्स एक्ट करेगा mg, तो टॉर्क लगेगा तो mg की वजह से ही, तो मैं लिखूँगा mg और फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उस मोमेंट पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ है ना। और एक्स कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हो एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड एक जैसी है, कितनी वी नॉट कॉस थीटा। तो वी नॉट कॉस थीटा को यदि टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास टॉर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ये हमारे पास रहेगा जनरल टाइम पे आर वेक्टर। अब आर क्रॉस एफ करो, आर क्रॉस एफ करो तो अंदर की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन आएगी माइनस का के केफ, बराबर है। डायरेक्शन के साथ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप पास टी की कोई भी वैल्यू लो, हर मोमेंट पे ये वैलिड रहेगा। क्या टॉर्क की डायरेक्शन 0 से टी तक कहीं चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये लिख सकते हो कि जो डी एल वैक्टर है इट कैन बी रिटन एज टॉर्क मल्टीप्लाई विद डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। स्टार्टिंग में जब हमारे पास टाइम 0 था तो पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा 0 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर आपके पास जिस पॉइंट से आप कैलकुलेट कर रहे हो वहीं से पास हो रहा है, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो किसी जनरल टाइम टी पे एंगुलर मोमेंटम एल मान लेते हैं, तो ये एल वेक्टर कितना हो जाएगा, ये के माइनस के तो बाहर आ जाएगा। अब देखो एम जी वी नॉट कॉस थीटा और ये माइनस के ये पूरा तो बाहर ले लूँ, अंदर जो पार्ट बचेगा वो सिर्फ टी बचेगा। टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यही होगा। तो यही आपका आंसर है। देख लो कौन सा आंसर सही बैठ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी। ये जेईई मेंस 2010 की प्रॉब्लम है, ठीक है। एंगुलर इम्पल्स और ये इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन ये अपन डिटेल में और बातें करेंगे कब, जब अपन रोटेशनल कोलिजन को पढ़ेंगे। अभी मैं सेपरेट एक टॉपिक वाइज जो स्ट्रेट क्वेश्चन थे वही डिस्कस किए थे, इसलिए मैंने ये सिंपल जेईई मेंस का ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये पूरा हमारा डिस्कस हो गया कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, ठीक है। वो अपन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की और एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, और डायरेक्ट उस पर जो एक ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक न्यूमेरिकल था जेईई मेंस वाला, ये अपने डिस्कस कर लिया, बराबर है। अच्छा, एक और चीज़ कल ही किसी ने बच्चे ने मेरे से पूछी है कि सर टॉर्क अबाउट, ये जो आपने एक्सप्लेन किया था ना थर्ड लेक्चर के अंदर, टॉर्क अबाउट एक्सेस, इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसको लेकर थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ बच्चों को दिक्कतें हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ पहले बताता हूँ फिर आपको और मज़ा आएगा। ये फ़ोटो सबको याद आ रही है? ये फ़ोटो देख के तो बहुत कुछ याद आ रहा होगा ना, अबे बोल दो। ये आपके पास कोटा फैक्ट्री के हमारे जीतू भैया, ठीक है। ये तो सबके प्यारे हैं भाई, कोटा फैक्ट्री के अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ किया है तो सबको प्यारे लगते ही है। और ये तो सबके फेवरेट है ये वॉल्टर लुइस, ठीक है। तो इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट, कॉमन एक्सपेरिमेंट किया था। वैसे ये बोलते हैं कि भाई जीतू भैया ने ये वाला वो एनवी सर का कॉपी किया है, और बोलते कि एनवी सर ने इनका कॉपी किया है। भाई कोई किसी का करे क्या ही फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट तीनों ही अपने आप में बहुत ही बढ़िया इंसान है, अपने अपने फील्ड के माहिर है, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, उस एक्सपेरिमेंट पे छोटा सा अपन एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और उससे हमारा दोनों काम एक साथ हो जाएगा। जो वो टॉर्क वाला था ना, टॉर्क अबाउट एक्सेस, वो भी बात समझ आ जाएगी और ये वाली बात भी समझ आ जाएगी, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। कल को आपको ये भी नहीं लगे पता नहीं जीतू भैया ने ऐसा क्या ही समझा दिया हो जो हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। तो हम दोनों काम कर लेते हैं, बराबर है। ऐसे थोड़ा सा इस पार्ट को मैं दोबारा बनाता हूँ। ये हमारे पास वो जो ये वो व्हील है, दिख रही है आपको, और ये वो व्हील की एक्सेस है। आराम से देखिएगा भाई, बाकी पार्ट छुप जाएगा, साइड व्यू दिखा रहा हूँ मैं। ये स्ट्रेट लाइन है और ये सेंटर पॉइंट, आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मान लो कि ये ऐसे घूम रही है, आप कैसे भी घुमा सकते हो, आपकी मर्जी। मैं मान रहा हूँ कि ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। यदि ऐसे घूम रही तो ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है,
और ओमेगा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो ये हमारे पास ओमेगा की डायरेक्शन होगी। देखो ओमेगा की डायरेक्शन को लेके कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, अरे ठीक है ना, ओमेगा की डायरेक्शन को लेके कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, मैं कैसे बता रहा हूँ, तो ये हमारे पास ओमेगा की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और जो ओमेगा की डायरेक्शन है यही हमारे पास एल वेक्टर की डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की भी। ये आप इसे डिस्क माने, रिंग माने, जो भी मानना चाहते हो मान लीजिए, व्हील मानो, जैसा आपको अच्छा लगे, ये एक राउंड ऑब्जेक्ट मानो, कुछ भी मानिए। ये आप ओमेगा और एल दोनों सेम डायरेक्शन में किधर है वो भी नज़र आ रहा होगा। अब मैं बाकी स्टोरी इसमें जो एक्सपेरिमेंट में दिखाया ना उस पर बात करता हूँ। आप आराम से देखिएगा एक एक पॉइंट को, सारी चीज़ें एक साथ लिंक हो जाएगी और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगे, ठीक है। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे एक इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ mg, और इस mg की वजह से टॉर्क कितना होगा, तो mg की वजह से टॉर्क होगा 0। अब रीजन स्ट्रेट बोल दोगे कि ये आपका जो सेंटर है ना उसी से पास हो रही है, ठीक है, और इसी के अबाउट, इसी सेंटर के अबाउट पूरी रिंग घूम रही है या जो व्हील है वो घूम रही है। तो इसकी वजह से यदि आप टॉर्क कैलकुलेट करने जाओगे तो टॉर्क की कैलकुलेशन आएगी 0। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यदि मैं बात करूं यहां पे एक फोर्स लगाऊं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, इस फोर्स को मान लेते हैं F, चाहे मैं इसे एक स्ट्रिंग की हेल्प से लगाऊं या सीधा हाथ से खींचूं, कुछ भी करूं, ये एक फोर्स लगा रहे हो। अब आप थोड़ा सा सोच के देखो, ये जो आपका सेंटर है ना, सेंटर के रिस्पेक्ट में टॉर्क देखो आप, मैं सी के रिस्पेक्ट में टॉर्क दिखा रहा हूं, सी के रिस्पेक्ट में mg का टॉर्क 0 है भाई, सी बेसिकली व्हील का सेंटर ले रहा हूं, सी के रिस्पेक्ट में हमारे पास mg का टॉर्क 0 है, बट सी के रिस्पेक्ट में f के टॉर्क की बात करो तो आप करोगे r क्रॉस f, हाँ है ना, r वेक्टर तो ये हो गया हमारे पास, यहां तक वेक्टर हो जाएगा। ये मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये रहा हमारे पास, ये r वेक्टर बराबर है, तो r क्रॉस f की डायरेक्शन बताओ किधर आ रही है। यदि आप r क्रॉस f की डायरेक्शन की बात करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, और टॉर्क ही होता है ना, टॉर्क होता है हमारे पास c के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो आएगा r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, r क्रॉस f करके देखो तो प्लेन के बाहर की तरफ आपकी तरफ आएगा। इस चीज़ को और बढ़िया तरीके से मैं सेपरेटली समझा देता हूँ। इधर की तरफ यदि आप x एक्सिस मान रहे हो तो इधर की तरफ हमारे पास r वेक्टर है, इधर की तरफ y मान रहे हो तो इधर हमारे पास f है, इधर जो z आएगा, z की डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है। चेक करके देख लो भाई ऐसा ही कुछ है कि नहीं। ये मैं 3D वाली पिक्चर को इधर दिखा रहा हूँ, ये आपस कहीं ना कहीं r वेक्टर ऐसे दिख रहा है और ऊपर की तरफ हमारे पास ये आ रहा था f वेक्टर। इस वजह से टॉर्क z एक्सिस के अबाउट आ गया, ये आ गया टॉर्क ऐसे, ठीक है। तो अच्छा अब ये बताओ, टॉर्क आ रहा है c के अबाउट निकाला मैंने, एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला है इस f का। अच्छा अब देखते रहिए, ये जो l वेक्टर है ना, l वेक्टर किधर है, l वेक्टर बेसिकली -x की तरफ है, l हमारे पास -x की डायरेक्शन में। l वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे ना, यदि आप बात करोगे l कैप या ओमेगा कैप तो वो कितना आएगा, माइनस का i कैप। साइड वाले मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट बता दिया ताकि आपको 3D वाली पिक्चर विजुलाइज हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है इस एफ की वजह से, वो टॉर्क हमारे पास ये जो एल वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है। ये जो टॉर्क आ रहा है वो एल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब इस स्टोरी को वापस वो देखो वेलोसिटी वाले से। यदि मैं बोल रहा हूँ कि एक हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है वी वेक्टर से, और यदि मैं फोर्स लगाऊं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला फोर्स इसके मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी कि इसकी स्पीड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा, पार्टिकल को रोटेट करवाएगा, हाँ है ना। ये एफ स्पीड को चेंज नहीं करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। इस वजह आप इसे नॉर्मल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे वर्ड यूज़ करते हो, बराबर है। लेकिन ये स्पीड वी को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा।
सिमिलरली यहाँ पे बोलोगे सर ये जो टॉर्क है ना वो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज करेगा, ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया बात है भाई। यदि मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ कि ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है इसको फिक्स कर दूँ, तो उस केस में ये वाला टॉर्क एकदम मीनिंगलेस हो जाता है भाई। अच्छा ये बात कैसे हुई दोबारा समझाओ। इधर देखो भाई, फोर्स वाले से देखो, मैं बोल रहा हूँ ये वाली गाड़ी हमारे हाईवे पे चल रही थी ऐसे, अब फोर्स यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगा रहे हो काम कर रहा है, और ये जो हाईवे की जो साइड वॉल है ना मैंने 10-10 फीट की कर दिए, और जितनी आपके पास हाईवे की विड्थ है उतनी आपके पास कार की विड्थ है, बराबर एकदम सटीक होकर चल रही है। अब यदि यहाँ पे आप नॉर्मल फोर्स लगाओगे तो ये नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, और डायरेक्शन हाईवे में चेंज हो नहीं पा रही है साइड वॉल की वजह से, गाड़ी का मोशन सिर्फ इधर ही हो रहा है, मैंने फिक्स कर दिया। तो उस केस में ये वाला फोर्स मीनिंगलेस हो जाता है। कब, जब मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि दूसरे साइड में कुछ नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी यदि मैं ऐसा कुछ कर दूँ, एक्सेस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दूँ, ठीक है, उस केस में ये जो टॉर्क जो एक्सेस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर वो मेरे किसी काम का नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पे एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, टॉर्क अबाउट एक्सेस। ये अपन कब करते हैं, फिक्स एक्सेस रोटेशन के लिए बेसिकली डिफाइन करते हैं, क्योंकि और टॉर्क अबाउट एक्सेस का क्या मीनिंग होगा, वही एक्सेस टॉर्क जो आपस बॉडी को रोटेट करवा सकता है, यानी कि वो आपके पास एल वेक्टर बोलूँ या ओमेगा वेक्टर बोलूँ उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, या बोलूँ एक्स ऑफ रोटेशन वाली लाइन पे होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट काम का नहीं है। ये वाला एफ वेक्टर सी के रिस्पेक्ट में भले ही टॉर्क लगा रहा हो, लेकिन इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क नहीं लगा रहा है, क्योंकि इसका कोई भी कंपोनेंट एक्स ऑफ रोटेशन के पैरेलल नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस यदि आप ट्रांसलेशनल मोशन को देखो तो ये एफ आपके पास यदि एम जी को बैलेंस कर देगा तो ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अब बात रही घूमने वाली, तो आप देखते हैं ये कंटिन्यूसली घूमती रहती है, जैसा व्हील जितनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा था अभी भी वैसे ही घूमेगा। ये वाला फोर्स बेसिकली उसके ओमेगा को कंटिन्यूसली चेंज करेगा डायरेक्शन को, और ये वाला अपनी एक्सेस पे यानी कि जो आपकी एक्सेस ऑफ रोटेशन थी ना इसको घुमाएगा। आपने अच्छे से नोटिस किया होगा, तो ये वाला पार्ट ऐसे घूमेगा, यानी एक तरीके से ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन थी ना ये ऐसे घूम रही है, तो ये वाला फोर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन को घुमाने का काम कर रहा है, और ये कंटिन्यूसली ऐसे घूमती रहेगी, क्योंकि आप पास टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, और दोनों हमेशा परपेंडिकुलर है इसलिए कंटिन्यूसली घूम रही है, बराबर है। और ये ओमेगा यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसका रोटेशन इधर की बजाय ऐसे हो जाएगा, हाँ है ना। वो एक्सपेरिमेंट में करके देखोगे ना, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो एक बार ऐसे घूमने वाली ऐसे घूमने लग जाती है, तो यही वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो जब हम बात करते हैं टॉर्क अबाउट एक्सेस, इसका मतलब हम टॉर्क के सिर्फ उसी कंपोनेंट की बात कर रहे होते हैं जो एक्स ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एक्सेस ऑफ रोटेशन को घुमाता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही। तो हम यहाँ क्यों डिफाइन कर रहे हैं टॉर्क अबाउट एक्सेस, ये भी समझ आ गया होगा। और ये वाला जो फेमस एग्जांपल है इसमें गिरता क्यों नहीं, ये भी समझ में आ गया ना। अच्छा गिरता क्यों नहीं ये तो मत पूछना, क्योंकि एफ एम जी को बैलेंस कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं गिर रहा है, आप समझ लो, ऐसे लुढ़क क्यों नहीं जाता, वो वाली बात यहाँ से एक्सप्लेन होती है कि जो टॉर्क लग रहा है एम जी का तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, इसका जो टॉर्क लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर जा रही है, जेड के अबाउट, तो इसको वो ऐसे घुमाएगा, वाई एक्सेस के अबाउट ऐसे घुमाएगा व्हील को। हमारे व्हील के पास दो एक्सेस ऑफ रोटेशन आ गए, एक तो जो आपने दी थी उसे घूम रहा है, और एक वाई के अबाउट पूरी व्हील घूम रही है। वाई के अबाउट जो घूम रही है ना वो बेसिकली इस एप की वजह से घूम रही है। समझ में आ रही बात? अरे ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉर्क वाली चीज़ भी प्लस ये जो फेमस एग्जाम्पल है ये वाला, ये दोनों बातें समझ आई। फिर भी नहीं आया दोबारा पूछ लेना, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया।